Students, welcome back to another video. This is me Sir Wahab and you're watching Sir Stocks with Wahab. So बेटा अब सेकंड वीडियो में सेकंड डे की मैं लाया हूँ चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर के पास्ट 25 ईयर के एमसीक्यूज हम उनको डिस्कस करेंगे। दैन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल उनको सॉल्व करेंगे एंड देन शॉर्ट एंड लॉन्ग को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू से। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहले मतलब तो ये होता है कि हम उन चार्जेस की बात कर रहे होते हैं कि जो या तो रेस्ट में होते हैं या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से कह सकते हैं कि मूव कर रहे होते हैं, तो वो उनको स्टैटिक ही कहा जाता है, जैसे कि एक चीज़ इक्विलिब्रियम में होती है। तो लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हम मूविंग चार्जेस की बात तो नहीं कर रहे होंगे, चाहे वो यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, हम यहाँ ज़्यादातर स्टैटिक ही जो यानी रेस्ट में होंगे ज़्यादातर उन्हीं चार्जेस की बात कर रहे होंगे। ठीक है, यानी क्योंकि देखो जब चार्जेस मूव करने लग जाते हैं ना तो वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, बट यहाँ चार्जेस को मूव नहीं कराना, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट्स को स्टडी करना है। देखो अब इसमें सबसे बेसिक लॉ पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये बोलता है कि दो चार्जेस के दरमियान जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो डिपेंड करती है उनके मैग्नीट्यूड्स के ऊपर और इन्वर्सली डिपेंड करती है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर। तो अब पहला वाला जो इसमें एमसीक्यू तो कह रहा है कि देखो इफ़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस आर इज एफ न्यूटन, दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान अगर फोर्स एफ न्यूटन है तो बेटा दो प्रोटॉन के दरमियान वही सेम डिस्टेंस पे दो प्रोटॉन के दरमियान फोर्स क्या होगी, तो बेटा वो फोर्स सेम ही होगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्जेस सेम होते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है रिलेशन डेल वी अपॉन डेल आर। ये जो डेल वी अपॉन डेल आर है बेसिकली ये रिलेशन जब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को सॉल्व करते हैं जब आता है, और इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, या फिर डेल वी ओवर डेल आर जो है वो अगेन रिप्रेजेंट करता है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, जिसका यूनिट बनता है वोल्ट पर मीटर। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दो यूनिट होते हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, दोनों को भी हम प्रूव भी करेंगे। तीसरा कह रहा है कि डिक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस बाय हाफ। अगर आप दो पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे से दूर ले जाते हो, डिस्टेंस को करीब लेकर आते हो, डिस्टेंस को सेपरेशन को कम करके उन्हें करीब लेकर आते हो, कितना करीब लेकर आते हो, हाफ डिस्टेंस करीब लेकर आते हो, तो फोर्स ऑफ रिपल्जन पे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो बेटा डिस्टेंस से फोर्स का ताल्लुक इन्वर्स होता है। अगर आप हाफ डिस्टेंस कम कर रहे हो तो आपको पता है डिस्टेंस पे स्क्वायर आता है, और स्क्वायर आने की वजह से मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका किया होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर रहे हो, r/2 कर रहे हो, तो r/2 का स्क्वायर r²/4 हो जाएगा, जिसमें से 4 डिनोमिनेटर से डिवाइड से जब ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा। तो उसका मतलब है कि अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर रहे हो तो हाफ के स्क्वायर की वजह से जो फोर्स है वो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर है, ईएमएफ भी स्केलर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर कह रहा है द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट शीट इज। याद रखना कि जब भी दो शीट्स होंगी ना, अपोजिटली चार्ज शीट्स होंगी, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और जब भी जो है वो एक सिंगल शीट होगी तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात को सुनना कि अगर एक शीट होगी तो फॉर्मूला सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और अगर दो शीट्स होंगी तो फॉर्मूला सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट ही होगा। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाया है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि देखो अगर दो अपोजिटली चार्ज प्लेट होंगी तो फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर एक सिंगल चार्ज शीट होगी तो फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कह रहे हैं कि देखो दो पॉजिटिव चार्ज हैं वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनके दरमियान फोर्स है 4 एक्सपोनेंट -4 न्यूटन, जब इनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है। अगर आप इनके दरमियान के डिस्टेंस को इंक्रीज करके 2 मीटर कर दो, यानी आप बेसिकली डिस्टेंस को डबल कर रहे हो, तो लिहाजा जब आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो बेटा डबल होने का मतलब ये होता है कि डबल का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस को r से 2r कर दिया तो 2r करने से उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आप डिस्टेंस को डबल कर रहे हो तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। तो जो फोर्स पहले से मौजूद है 4 एक्सपोनेंट -4, इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे तो 4 से 4 कट के 1 आंसर आएगा। कैसे होगा यहाँ देख लो,
ये रहा आपके पास इसका सॉल्यूशन कि देखो अगर r को मैं 2r कर दूं तो बेटा 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाता है ना, तो ये रहा कहाँ गया था, ठीक है 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर, और वो जो नीचे वाला 4 है वो जब मैं अलग करूँगा तो वो 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब है जो एक्चुअल फोर्स है वो 4 पे डिवाइड हो जाएगी। तो आंसर था 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 डिवाइड बाई 4 करोगे, 4 से 4 कटेगा, आंसर बचेगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 न्यूटन। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। अगला जो है वो कह रहा है सातवां कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर विच कंटेन्स द चार्ज, एक स्फीयर है, एक बॉल है, उसके बिल्कुल सेंटर बीचों बीच में चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज से आउटसाइड बाहर की तरफ फैलता है फ्लक्स। तो कह रहा है बताओ कि जो फ्लक्स है, ठीक है, विच कंटेन द चार्ज एट सेंटर डिपेंड अपॉन, वो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, क्या स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड करेगा, स्फीयर के एरिया पे डिपेंड करेगा, या अमाउंट ऑफ चार्ज उस सरफेस के अंदर है। तो बेटा सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, तो सेंटर में जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उसी पर डिपेंड करेगा। अच्छा, 8वां कह रहा है कि अगर आप दो प्लेट्स के दरमियान कोई इंसुलेटर रख दो यानी डाइलेक्ट्रिक रख दो, तो उसके रखने से क्या होगा, तो उसके रखने से बेटा जो दोनों फील्ड्स के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। याद रखना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाइलेक्ट्रिक की इंट्रोड्यूस कराने से कम हो जाती है। अच्छा, अब डाइलेक्ट्रिक को अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो हो जाती है पोलराइज। पोलराइज का मतलब है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, अब जिस मटेरियल को आप डाइलेक्ट्रिक बोलते हो, जब आप वो फील्ड्स के दरमियान रखते हो तो उसके अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और बकिया दूसरा साइड पॉजिटिव हो जाता है, यानी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक पूरी नेगेटिव साइड, एक पूरी पॉजिटिव साइड बन जाती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पोलराइज्ड। अच्छा, अब 10वें में कह रहा है कि बेटा कैपेसिटर है 3 और 6 माइक्रोफैरड, इनको सीरीज़ में लगाना है। तो बेटा जब आप कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाते हो तो सीरीज़ में लगाने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब आप इस फॉर्मूले के मुताबिक आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ये रहा 1/C1, C1 3 C2 6। अच्छा, इस फॉर्मूले में जब आप रखोगे तो जो प्रीफिक्स होता है आप वो नहीं रखोगे, जिसकी वैल्यू जैसे माइक्रो वगैरह होता है ये आप नहीं रखोगे, जस्ट 3 और 6 रखोगे, तो लिहाजा ये आपका हो जाएगा 1/3 1/6। इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद 3/6 बनेगा, बट फिर आप इसको दोनों तरफ से पलट दोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो CE का जवाब आएगा 2, तो 2 माइक्रोफैरड आपका आंसर हो जाएगा इसको। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से जो है वो आपने करना है, कौन सा भाई, 11 कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड, अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एरिया को डबल कर दिया। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब है ऐसा कैपेसिटर जो दो प्लेट से मिलके बना हो। तो बेटा देखो, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा होगा कि किसी भी कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं वो जितनी बड़ी होंगी उन पर उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, या अगर आप प्लेट्स को बड़ा नहीं कर सकते तो आप उन प्लेट्स के दरमियान की सेपरेशन को कम कर दो। ये फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। इसका मतलब है अगर आप प्लेट्स का एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, और अगर आप सेपरेशन कम करोगे, डिस्टेंस कम करोगे, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो इस तरह के फॉर्मूले को देख के जितने भी एमसीक्यूज आपके ऐसे आएंगे कि देखो जैसे बोला एरिया को डबल करो तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी, एरिया को बढ़ाओ कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, एरिया को कम करो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, सेपरेशन को कम करो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, सेपरेशन को आधा करो कैपेसिटेंस आपकी डबल हो जाएगी, उल्टा चलेगा हिसाब किताब। लेकिन अगर एक वक्त में आपने एरिया को भी डबल कर दिया, कैपेसिटेंस को भी डबल कर दिया, तो दोनों डबल होने से इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस सेम रहेगी। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ वाले में क्या होगा, इधर ये होगा कि आपकी जो कैपेसिटेंस है वो डबल हो जाएगी बिकॉज आपने एरिया को डबल कर दिया है। फिर कह रहा है 12वें में द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स होती है वो किसके इनवर्स होती है, आपको फॉर्मूले से पता है, F = K Q1 Q2 अपॉन R² फार्मूला होता है। तो नीचे R² का मतलब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम हो जाएगा। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या चीज़ होती है कि किसी चार्ज पे लगने वाली फोर्स को इंटेंसिटी कहते हैं। यहाँ दिया है मैंने इधर, ये रहा, फोर्स अपॉन चार्ज को ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं, जिसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, इसके बाद
इसके बाद जो है वो 14वें में बात करते हैं, कह रहे हैं द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर यूनिट चार्ज, दो एक जैसे यूनिट चार्ज, यूनिट का मतलब है 1 कूलम, उनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है। तो बताओ कि उनके दरमियान फोर्स क्या होगी। बेटा फोर्स मालूम करनी है, Q1 Q2 1 है, R डिस्टेंस 1 है, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और वहाँ K का वैल्यू आपको पता है 9 एक्सपोनेंट 9 होता है, तो आपका आंसर भी 9 एक्सपोनेंट 9 आएगा। यहाँ देख लेते हैं इसको। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन में। इधर देखो, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने करना है कि बेटा Q1 Q2 सब के यूनिट चार्ज का मतलब इसकी वैल्यू 1 कूलम है, R 1 मीटर है, K का वैल्यू 9.9 होता है। पुट करोगे तो आपका आंसर 9.9 ही आएगा, लेकिन यूनिट आपका न्यूटन हो जाएगा। ठीक है बेटा। 15 और 15 में कह रहा है कि जो कूलम फोर्स होती है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ऑप्शन ए में कह रहा है कि फ्री स्पेस में मैक्सिमम होता है, या अदर मीडियम में मैक्सिमम होता है, या सेम इन फ्री स्पेस एंड अदर मीडियम। तो बेटा याद रखो कि फ्री स्पेस में जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो उस वक्त इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होती है और कूलम फोर्स भी मैक्सिमम होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगले की, और वो कह रहा है 16 पे कि कूलम्स लॉ इज क्लोजली रिजेंबल्स। कूलम्स लॉ किससे मिलता जुलता लॉ है? न्यूटन के लॉ से, सेकंड थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, या ग्रेविटेशनल लॉ से? तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये रहा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कहाँ है ये? आपको मिलेगा यहाँ 16 में। देखो ऊपर वाला जो लिखा हुआ F इक्वल्स टू K Q1 Q2 का स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ है, और G इक्वल टू G M1 M2 का स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन। आपको दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते लॉज हैं। हाँ, बज़ाहिर इनमें थोड़ा फ़र्क है। ग्रेविटेशनल लॉ आपको सिर्फ अट्रैक्शन के बारे में बताता है, जो कि मासेस की वजह से होती है, जबकि कूलम्स लॉ आपको अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों के बारे में बात करता है, जो कि चार्जेस की वजह से होती है। ठीक है बेटा। तो लिहाजा वो ग्रेविटेशन लॉ से रिजेंबल करता है। इसके बाद बात करते हैं बेटा, कि अगला होगा 18 नहीं 17 कह रहा है कि इफ़ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस अदर देन एयर, अगर दो चार्जेस के दरमियान हवा के अलावा कोई और मीडियम आ जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा हाँ ठीक है, जिसका मैंने अभी ऊपर बताया था ना कि फ्री स्पेस में जो है ना वो मैक्सिमम होती है। डाई इलेक्ट्रिक आ जाए तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, कूलम फोर्स भी कम हो जाती है। सो लिहाजा अगर कोई हवा के अलावा के मीडियम होगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम हो जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो आपने फार्मूला पढ़ा है, वो फार्मूला होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो लिहाजा वो डिपेंड करता है कूलम पे, तो कूलम्स कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, और उनके दरमियान के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अब कौन बच गया? देखो कौन बच गया? नेचर ऑफ चार्ज। तो किसी भी किस्म का चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस पर डिपेंड नहीं करता कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिर्फ चार्ज की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, और चार्जेस के दरमियान के डिस्टेंस पे, और जो रास्ते में जो परमिटिविटी है उस पर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ चार्ज इज द राइट आंसर। कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, ये आपको यहाँ ड्राइव करके दिखाया है मैंने, आपको दिखा देता हूँ। कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट होगा, यहाँ देख लेते हैं, F देखें, F बराबर होता है, ये मैंने इधर किया होगा लाइक दैट के, हाँ ये वाला 17 में तो मैंने बताया था कि क्या फ़र्क पड़ता है उससे। 17 को छोड़ें, 19 को देखें। 19 में से आपने इस फार्मूले में तो K को अलग करना है, तो फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है, FR स्क्वायर बाई Q1 Q2। F का मतलब न्यूटन, R का मतलब मीटर और स्क्वायर आ जाएगा, और कूलम क्योंकि 2 बार है तो कूलम स्क्वायर। से यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। अच्छा 20 वाला MCQ जो आएगा उसका मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। इसमें क्या करना है, इसमें बेसिकली हमने कूलम फोर्स में जिक्र करना है, जो कि बेसिकली एक हाइड्रोजन एटम के जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। अब आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, तो उनके दरमियान कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो Q1 Q2 दोनों सेम होंगे, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, या उसको R ही कहते हैं। तो यही वो फार्मूला बनेगा, F इक्वल टू K Q2 और R स्क्वायर। अब आपको अगर ये बात यहाँ नहीं समझ आए तो यहाँ 20 MCQ में देख लो।
20 MCQ में यही कह रहा है कि देखो हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और दोनों का चार्ज Q है। इफ़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट का रेडियस R है, तो लिहाजा बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम क्या होगी। तो वो होगी KQ² ओवर R²। वहाँ दोनों को Q को मैंने एक कर दिया था ना, Q1 Q2, तो Q का R Q² हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी जो जिसके पास ये दोनों यूनिट होते हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये दोनों यूनिट किसी एक क्वांटिटी के हैं और उस क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अच्छा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक ही बात है, और ये पहला वाला न्यूटन पर कूलम, दूसरा वाला वोल्ट पर मीटर, ये दोनों ही इसके यूनिट होते हैं, तो लिहाजा ए एंड बी बोथ आर राइट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। जिस डायरेक्शन में किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, उसी डायरेक्शन में उस फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पाई जाती है। सो लिहाजा दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। आगे बात करते हैं 24 की। 24 आपको मिलेगा यहाँ। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, यानी दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। नाउ मैक्सिमम फ्लक्स आपको कब मिलेगा, मैक्सिमम आउटगोइंग, बाहर जाता हुआ मैक्सिमम फ्लक्स कब मिलता है कि देखें, किसी मखसूस एरिया से जब फ्लक्स की जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो बिल्कुल नॉर्मली गुजरे। नॉर्मली का मतलब होता है कि परपेंडिकुलरली गुजरे, ठीक है। बताते हैं यहाँ पे, बता दीजिए ये वाली बात आपको यहाँ लिख जाएगी इधर कि ये तो है कि दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ देखें, ये एरिया है आपके पास, इस एरिया से जो ये मैंने वेक्टर शो करा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको अगर मैक्सिमम जाना है तो नॉर्मली परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल से गुजरना पड़ेगा इसको, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो 26 है ना, उसको भी यही समझ लो। 26 से पहले 25 आएगा, तो मैं वहीं चले जाता हूँ दोबारा। अच्छा, थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस फील हो रही होगी क्योंकि मैं बाहर इधर जा रहा हूँ बट कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब देखो, अब क्या करना है आपने, 26 पे बात करनी है। 26 क्या, 25 पे, सॉरी 25 क्या कह रहा है, और वो ये कह रहा है उससे नहीं बेटा। अच्छा, अब जो है वो 25 आपको ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना थ्रू अ क्लोज सरफेस, वो डिपेंड किस पे करता है। तो बेटा देखो, फ्लक्स बेसिकली डिपेंड करता है कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, ठीक है, और जिस एरिया से वो गुजर रहा है उस एरिया की वैल्यू कितनी है। तो बेसिकली अब यहाँ उसने बोला है कि साइज ऑफ द सरफेस, और साइज ऑफ द सरफेस हो सकता है, शेप ऑफ द सरफेस हो सकता है, पोजीशन ऑफ द सरफेस हो सकता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन किलोज इन द सरफेस। तो देखो, ये बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर फ्लक्स को डिपेंड करना है। तो वो तो सबसे पहली बात मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ही होगा ना, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। सो लिहाजा जो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, अब क्लोज सरफेस से मुराद ये है कि चार्ज उस सरफेस के अंदर कैद हुआ हुआ है, तो इसका मतलब उस पूरे सरफेस से फ्लक्स तो निकल नहीं है। तो एरिया का इतना काम, तो एरिया को तो हम स्पेसिफिक हमने कर ही दिया है। अब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा वहाँ से फ्लक्स निकलेगा, तो लिहाजा मैं यहाँ पे चार्ज के मैग्नीट्यूड की ही बात करूँगा। अब 26वें में क्या कह रहा है कि किसी भी सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स मिनिमम होगा। तो बेटा इसकी दो कंडीशनें होती हैं, एक होता है कि फ्लक्स मिनिमम कब है और मैक्सिमम कब है। ये वाली कंडीशन आप यहाँ मैंने जो समझा रहा था वो समझ लें। ये देखें, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डेल ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एरिया। अब देखें, अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया मतलब जिस जगह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, उन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि एंगल उनके दरमियान ज़ीरो है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया, ठीक है, इनकी डायरेक्शन अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, तो जो फ्लक्स है वो ज़ीरो होता है। तो ये कंडीशन ये वाली याद रखना कि अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो उस सूरत में जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। अब 90 डिग्री से मुराद ये है, जैसे मिसाल के तौर पे एक खिड़की से हवा आ रही है, अब खिड़की जिस डायरेक्शन में खुली हुई है उसी डायरेक्शन में हवा आ रही है ना, तो उस सूरत में दोनों के दरमियान एंगल कितना है, ज़ीरो। लेकिन जिस डायरेक्शन से हवा आ रही हो और हम खिड़की को बंद कर दें, या खिड़की का जो ओपन फेस है वो इस तरह से हो कि खिड़की, मिसाल के तौर पे हम खिड़की को लेटा के रख दें, तो जो हवा पहले खिड़की में से गुजर रही थी, अब खिड़की को अगर हमने लेटा दिया, गिरा दिया, तो क्या उस गिरी हुई खिड़की में से हवा निकलेगी?
उस खिड़की से तो हवा नहीं निकलेगी ना, तो बेसिकली फ्लक्स तो वो चीज़ होती है जो किसी मखसूस एरिया से निकले। तो लिहाजा अगर सरफेस और फ्लक्स के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 हो जाएगा तो परपेंडिकुलरली कॉस 90 ज़ीरो होता है, फ्लक्स नहीं मिलेगा मिनिमम। और अगर कॉस ज़ीरो होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा जो कि ई डेल ए होगा। ठीक है, 27 की बात करते हैं। 27 में कह रहा है कि देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसके चारों किनारों पे 1 कूलम चार्ज, 1 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है। तो बताओ उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, तो चलते हैं इसके पिक्चर पे। ये एक स्क्वायर है, इसके चारों किनारों पे 1 कूलम चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलती है। तो चारों की वजह से जो सेंटर पे इंटेंसिटी होगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, सो लिहाजा इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंटेंसिटी तो हो जाएगी ज़ीरो, और इसके बाद हम कहते हैं कि जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। अच्छा, एक बात मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम की बताई थी, दूसरी बात मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की 4 कंडीशनें होती हैं, मिनिमम मैक्सिमम, जो मैंने डिस्कस कर ली कि अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो मिनिमम है, अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम है। अब एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल 90 से छोटा है तो कॉस 90 से छोटे की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, और अगर एंगल 90 से बड़ा हो तो कॉस 91, 92 लाइक 90 से बड़े की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो अगर लेस देन 90 होगा तो पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 90 होगा तो नेगेटिव होगा। ये बातें अच्छे से रट के जाना, वरना ये चीज़ें भूल जाता है या फिर हम गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, 29 कह रहा है गॉसेस लॉ। बेटा, गॉसेस लॉ का क्या इस्तेमाल है? गॉसेस लॉ का इस्तेमाल ये होता है कि किसी एक चार्ज की वजह से, अगर हमें किसी एरिया में सर्टेन पॉइंट पर किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी हो तो कूलम्स लॉ से कर लेते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे चार्जेस हों तो हमें वही कूलम लॉ हर चार्ज पर अलग अलग लगाने के बाद सारी इंटेंसिटी का सम करना पड़ेगा। लेकिन गॉसेस लॉ हमें क्या करता है, हमें एक ही वक्त में बहुत सारे चार्जेस भी होंगे तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी एक ही फार्मूले से हमें इंटेंसिटी मालूम करके किसी एक पॉइंट पर दे देगा। ठीक है, ये फ़ायदा होता है सर, ये इसका काम होता है। सो लिहाजा 30 की बात करते हैं। 30 बोलता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को लेकर आना, जबकि वो नहीं आना चाह रहा हो, है ना, तो उसके ऊपर वर्क करना है, घसीट कर लेकर आना है, तो उस वक्त हम उस पर जब वर्क कर रहे हैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लिहाजा वो जो एनर्जी होती है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल क्या चीज़ होती है कि किसी चार्ज पे वर्क करके उसको किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेकर आना। तो इसका फार्मूला होता है V = W/Q। ये इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि V = W/Q। यहाँ W एक वर्क है बट ये एज अ चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल होगा। सो लिहाजा इसका यूनिट होता है वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, अच्छा, अब अगले वाले MCQs में आपसे पूछेंगे कि ये बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज़ मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ज़ीरो पोटेंशियल। देखो, ज़ीरो पोटेंशियल से मुराद ये होता है कि आप एक फील्ड में इतना दूर चले जाओ कि उस इनफाइनाइट डिस्टेंस से आपने एक चार्ज पे वर्क करके उसको एक सोर्स चार्ज के करीब लेकर आना हो। सोर्स चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, टेस्ट चार्ज जिसको आपने उस फील्ड में लेकर आना है। अगर वो टेस्ट चार्ज बहुत दूर है और आपको उसको वहाँ से लेकर आना है तो उस पर आपने बहुत सारा वर्क करना है, उसी को बोलते हैं कि आपने उस पर एब्सोल्यूट वर्क करना है। तो ऐसी सूरत में जो पोटेंशियल बनता है उसको बोलते हैं वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, यानी बहुत ज़्यादा आपने उस पर वर्क करना पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है भाई। अच्छा, अगले में कह रहे हैं कि बताओ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में कितने होंगे। तो बेटा, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, कितने भी कूलम चार्ज हो और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो उसको मालूम करने का फॉर्मूला आपके पास ये मौजूद है। तो ये आप देख लीजिए, इससे आप मालूम कर सकते हैं। तो देखें, Q बराबर है NE की। Q का मतलब है टोटल चार्ज, N का मतलब है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब भले वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछे या प्रोटॉन का पूछे, अमूमन इलेक्ट्रॉन के पूछता है, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 है और उसमें आपको टोटल चार्ज कितना दिया था, 1 कूलम। देखो, 1 कूलम का मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 1 कूलम का मतलब है मिलियंस और बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा इस 1 कूलम को आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है बेटा।
अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आपसे कि अगर आप कैपेसिटर को इस तरह लगाओ कि उनकी नेट कैपेसिटेंस बढ़ जाए, तो बेटा वो कौन से कॉम्बिनेशन में? देखो, अगर आप कैपेसिटर्स को सीरीज़ में लगाते हैं तो जो नेट कैपेसिटेंस है वो घट जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर आप उन्हें पैरेलल में लगाते हैं, जो नेट कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। तो बेटा पैरेलल में लगाने का मतलब है डिफरेंट पाथ पे लगाना, ठीक है? और सीरीज़ में लगाने का मतलब है सेम पाथ पे लगाना। अच्छा जी, फिर कह रहा है बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीन कैपेसिटर की क्या होगी अगर आपने उनको सीरीज़ में लगाना है। तो बेटा सीरीज़ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो सब वैल्यू में आपने नीचे 1 1 1 रखना है और आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व ये हो गया आपका 1/CE के साथ आपने हर किसी के नीचे 3 रखा। अच्छा, वहाँ हर आई थिंक सो हर कैपेसिटर की वैल्यू कितनी थी? यानी तीनों की वैल्यू थी हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे ना सॉरी कितना था, हाँ, तीन कैपेसिटर तीनों 3 के थे ना। तो बेटा ये भी तो मैंने ये करा है, ठीक है? तो तीनों के नीचे 3 लगा दिया, तीनों के नीचे अब 3 लगाएंगे बेटा, तो एलसीएम में 3 आएगा, ऊपर भी 3 बनेगा, 3/3 कट गया 1 बचेगा। और आपने 1/CE को पलट देना होता है, पलटते हैं तो भी इसका आंसर 1/1 1 ही रहेगा। तो लिहाजा आपका आंसर होगा 1 माइक्रो फैरेड। ओके, अभी आप देख रहे हैं कि आपने ये सीरीज कॉम्बिनेशन किया है और आपके पास तीनों इंडिविजुअल 3 के थे ना, बट जब आपने नेट निकाला तो वो घट के 1 माइक्रो फैरेड पे आ जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, अब बात करते हैं 35 की। कह रहा है रिलेटिव परमिटिविटी एक मीडियम की क्या होती है? द रेशियो ऑफ इट्स परमिटिविटी। देखो, एक होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जब कोई मुदाखलत नहीं करता, ना कोई साजिश करता है। फिर एक आता है मुदाखलत करने वाला, साजिश करने वाला, जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। जब वो डाइलेक्ट्रिक आ जाता है तो हमारी फ्री स्पेस की परमिटिविटी में मुदाखलत हो जाती है। तो उस मुदाखलत के बाद उस परमिटिविटी को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सो लिहाजा अब उस सूरत में रिलेशन बनता है कि एब्सोल्यूट नॉट मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट आर, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एक नया एप्सिलॉन बनाते हैं, उसको जस्ट एप्सिलॉन कहते हैं परमिटिविटी। तो अब वो चीज़ आपको यहाँ देख लें, इस तरह होती है कि ये देखें एप्सिलॉन आर, ये वाला फॉर्मूला कि एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो एक नया एप्सिलॉन बनेगा जिसको बोलूँगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा? परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब उसको सिर्फ परमिटिविटी बोलो या एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलो, तो ये इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है बेटा? अभी आगे चल के ये बात भी आएगी कि बताओ रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी दो सेम क्वांटिटी के दरमियान का ही रेशियो है, तो लिहाजा इसका यूनिट नहीं होगा। हाँ, फ्री स्पेस की परमिटिविटी का एक यूनिट होता है, बट जब रिलेटिव बात करेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट नहीं होता, ठीक है? अच्छा, अब कह रहा है कि बताओ नेट कैपेसिटेंस एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर, नॉट पैरेलल प्लेट, सॉरी, कैपेसिटर्स को आपने लगाया है पैरेलल में तो नेट कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। बता दिया था 1 कूलम पर वोल्ट। 1 कूलम पर वोल्ट ये फैरेड के बराबर होता है, जो कि कैपेसिटेंस कहलाता है, ठीक है? अच्छा जी, अभी आगे भी इस पर फर्दर डिस्कशन आएगा तो वहाँ देख लेंगे आप। नाउ कह रहे 3 कैपेसिटर, तीनों की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड है। आप इनको किस कॉम्बिनेशन में लगाएंगे कि आपको नतीजा 3 माइक्रोफैरेड मिले? तो इसके लिए आपको 4 कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं, ऑल सीरीज, ऑल पैरेलल, 2 सीरीज, 1 पैरेलल, 2 पैरेलल, 1 सीरीज। सारे अप्लाई करने के बाद आपको जो सही जवाब मिलेगा वो 2 सीरीज एंड 1 पैरेलल से मिलेगा। तो 2 सीरीज एंड 1 पैरेलल का मतलब आपको ये मिलेगा। मैंने कहा था कि 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इसमें आपने चारों अप्लाई करने, लेकिन असल जवाब किससे आएगा? 2 सीरीज 1 पैरेलल से। तो यहाँ मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि देखें 2 सीरीज़ में लगाएंगे, 1 पैरेलल में। अब 2 सीरीज़ में लगाने का मतलब है आपने शुरू के दोनों पे सीरीज़ फार्मूला लगाना है और तीसरे वाले को पैरेलल में ऐड करने का मतलब है वो इसमें ऐड हो जाएगा, उसका इन्वर्स नहीं चलेगा, ठीक है? तो आपने वैल्यू तीनों की पुट की, एलसीएम लेने के बाद आपने देखा आंसर 3 माइक्रोफैरेड आ रहा है। तो चारों कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हैं, जिससे राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन होगा। तो ये आपको एट दैट मोमेंट भी सॉल्व करना पड़ सकता है अगर वैल्यू चेंज होकर आता है, ठीक है बेटा?
अच्छा, बट आसान बात है अगर आप इस चारों वेस को समझ लें, ऑल सीरीज ऑल पैरेलल, टू सीरीज वन पैरेलल एंड वन सीरीज टू पैरेलल। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो है अब हम बात करते हैं मज़ीद आगे, और वो बात होगी हमारी अब कह रहा है कि बताओ रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा। ऐसा ही तो मैंने बोल दिया था, नो यूनिट। ठीक है, ओके। चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान की पोटेंशियल डिफरेंस पे। जितना चार्ज बढ़ाओगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब बात करते हैं कि द रेशियो बिटवीन चार्ज स्टोर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कैपेसिटर। अब बेसिकली कैपेसिटर की जब आप चार्ज बढ़ाते हो तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो वहाँ जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो उसकी अपनी एक सलाहियत होती है कि किस हद तक वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो इसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इसका रेशियो भी बनता है कि C इज़ इक्वल्स टू Q अपॉन V, जो कि आपने भी यूज़ करना भी है फार्मूले में, न्यूमेरिकल में। सो वो आपके पास ये बनता है, ये रहा आपके पास, कहाँ है, ये रहा, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो कह रहा है SI यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनमें से कौन सा है। वैसे तो दोनों होते हैं, दो होते हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, बट इनमें से कौन सा है, सो न्यूटन पर कूलम होगा। अब कह रहा है कि आपने दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को सीरीज में लगाया तो क्या होगा। देन दे विल हैव, क्या उन सब पे सेम चार्ज होगा, क्या उनका कैपेसिटेंस सेम होगा, क्या उनकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर आपने दो से ज़्यादा कैपेसिटर को लगाया तो वो तो मुख्तलिफ वैल्यू के हो सकते हैं ना, उनका पोटेंशियल भी डिफरेंट हो सकता है, उनका कैपेसिटेंस भी डिफरेंट हो सकता है। एक चीज़ सेम रहेगी कि आप जितने भी कैपेसिटर भले जिस वैल्यू के लगा दो, जब वो सीरीज़ में लगते हैं तो सबके ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है वो एक ही जैसा स्टोर होता है, सेम पाथ। अगर अगर पैरेलल में लगाते हो डिफरेंट पाथ पे तो फिर चार्ज अलग अलग स्टोर होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर ये बात इसने यहाँ पे करी, क्या कह रहा है, अगर आप दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हो तो बताओ चार्ज क्या सेम होगा। तो नहीं भाई, चार्ज तो सेम नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो चार्ज सेम नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जबकि तमाम कैपेसिटर के ऊपर जो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, वही होता है जो हमें सोर्स या बैटरी से मिलता है। ठीक है, या जो भी किसी एक के ऊपर होता है वही सब के ऊपर आ जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब कह रहे हैं एक कैपेसिटर जिसका वैल्यू 1 फैरेड है, तो बताओ वो कितना चार्ज स्टोर करेगा और उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो इट्स सो सिंपल कि आपको पता है कि कैपेसिटेंस रेशो है किसका, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस का। तो चार्ज भी 1 कूलम स्टोर होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 होगा, तो 1/1 का रेशो 1 ही बनता है। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ 1/1 वाला ऑप्शन ना हो तो वो ये भी दे सकता है कि चार्ज स्टोर 2 कूलम एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट, यानी कूलम चार्ज और पोटेंशियल दोनों सेम होने ज़रूरी है, जब जो है ना आपका फैरेड की वैल्यू बनाएंगे। ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि अगर आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी जिसकी दो प्लेट्स पैरेलल हों, अक्सर ये कि प्लेट्स नहीं होती तो सिलेंडर या रॉड्स की सूरत में भी कैपेसिटर बन जाते हैं, और मुख्तलिफ जो है वो सिलेंड्रिकल भी और सर्कुलर भी होते हैं, तो मुख्तलिफ शेप्स के बन सकते हैं। तो ये जो पैरेलल प्लेट होता है स्पेशली, इसमें दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बिल्कुल हॉरिजॉन्टली पैरेलल होती हैं, तो इनके एक तो प्लेट्स का एरिया मैटर करता है कि कितना चार्ज स्टोर करा लेगा, दूसरा प्लेट्स के दरमियान की सेपरेशन, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका था। तो देखो, अगर कह रहे हैं कि अगर आप प्लेट्स की सेपरेशन डबल कर दोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी, तो बेटा सेपरेशन डबल करने का मतलब है आपने प्लेट्स को दूर दूर कर दिया। जब आप दूर करोगे तो अगर आप सेपरेशन को डबल करोगे तो कैपेसिटेंस आधी हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन में चलती है, बिकॉज इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब मैंने आपको पहले दिखा दिया था वो फार्मूला, और नीचे डिनोमिनेटर में सेपरेशन आता है, तो सेपरेशन से इनवर्स रिलेशन चलता है। ठीक है। अब कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि एक कैपेसिटर कितना चार्ज अपने पास रख सकता है, स्टोर कर सकता है। फिर 48 में कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद आपने बैटरी को हटा दिया, फिर आपने क्या करा कि आपने उसकी प्लेट्स की सेपरेशन, देखो बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक यहाँ तो ये फ़ायदा भी है कि आप उसकी प्लेट्स की सेपरेशन को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, वेरिएबल है, यानी इस हिसाब से कि आपने क्या करा कि जब बैटरी को हटाया तो आपने प्लेट्स की सेपरेशन को इंक्रीज कर दिया, मतलब आप प्लेट्स को दूर दूर ले गए। तो क्या होगा, तो
ऐसी सूरत में जब डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस कम हो जाती है, तो लिहाजा जब आप ऐसा कर देंगे तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा 49 कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है, इसको हमने किससे बनाते हैं? देखो नॉर्मली कैपेसिटर जो बनते हैं वो एल्यूमिनियम फॉइल से बनते हैं और वैक्स पेपर से इस कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, ये इसका मटेरियल है, या आप रॉ मटेरियल कह लो, ठीक है, जिस चीज़ से इनको बनाया जाता है। अब बात करते हैं 50 की। तो कह रहे हैं एक स्फेरिकल शेप चार्ज रबर बैलून है, एक स्फेरिकल शेप का चार्ज्ड रबर बैलून, यानी इसके ऊपर चार्ज मौजूद है और उसका सरफेस पे जो चार्ज है वो बराबरी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तरतीब से। सो बताओ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज रबर क्या होगा? यानी इसके मतलब मिसाल ये कि जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आप बताओ बैलून के अंदर इंटेंसिटी क्या होगी? तो भाई अगर एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उससे निकलने वाला सारा फ्लक्स इंटेंसिटी तो आउटसाइड ही जाएगा ना, अंदर थोड़ी आएगा, तो लिहाजा अंदर जो भी इंटेंसिटी होगी वो ज़ीरो होगी आपके पास। ठीक है, क्योंकि चार्ज आपका मौजूद ही कहाँ पर है? आउटसाइड है ना, सेंटर में थोड़ी मौजूद है चार्ज, तो लिहाजा जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी इनसाइड द चार्ज रबर वो क्या होगी आपकी? ज़ीरो होगी। ठीक है। अच्छा बाज़ औक़ात हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई शीट बड़ी थिन है तो उसके दोनों तरफ इंटेंसिटी होती है। अगर आप इस बात को जहन में रखते हैं तो फिर एक बैलून है, अगर बैलून बहुत थिन मटेरियल है तो उसके अगर अंदर भी इंटेंसिटी है बाहर भी, तो आप देख रहे हैं कि बैलून जो है वो स्फेरिकल होता है, तो उसकी तमाम साइड से अगर इंटेंसिटी अंदर जाएगी तो सेंटर पे जब हर तरफ से इंटेंसिटी पहुंचेगी तो सारी ऑपोजिट डायरेक्शन वाली इंटेंसिटी कैंसिल हो जाएंगी, तो जब भी इंटेंसिटी ज़ीरो ही होगी। अच्छा फिर कह रहा है 51 पे व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर? अगर चार्ज 1 कूलम है और पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो ये 1 फैरेड ही होगा। कह रहा है अब आपने एक डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन आर जिसकी वैल्यू 2 है वो आपने इंसर्ट किया प्लेट्स के दरमियान कैपेसिटर की, जिसका वैल्यू 20 माइक्रोफैरड था, तो बताओ उसकी कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा? तो बेटा देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, लेकिन अगर आप नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला हाँ A अपॉन जी, अगर आप एप्सिलॉन आर इंट्रोड्यूस करवाते हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है कोई डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे तो ये रहेगा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। इसका मतलब है जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस था वो डबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब कह रहा है कि इसके बाद कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, तो बेटा E डॉट डेल ए इज इक्वल टू 5, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अच्छा फिर कह रहे हैं कि अगर आप कैपेसिटर जो कि पैरेलल प्लेट है उसकी सेपरेशन और उसके एरिया ऑफ प्लेट दोनों को डबल कर दो तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बेटा कैपेसिटेंस सेम रहेगी। मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि अगर आप एरिया को भी डबल करो और डिस्टेंस को भी, तो दोनों ऊपर नीचे मौजूद है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, कैपेसिटेंस अनचेंज रहेगी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है ये आपको अभी शॉर्ट सवाल में इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इक्वी पोटेंशियल सरफेस का यूँ मतलब समझ लो जैसे एक ऑर्बिट है, एटम का स्ट्रक्चर है, उसमें इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट में घूमता है ना, तो वो जो एक कंप्लीट ऑर्बिट है ना वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जिसमें उस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए, उसी ऑर्बिट में आगे बढ़ने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता, कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। लेकिन अगर उसको ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना होता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो एक ही ऑर्बिट में रहते हुए मूव करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती, तो उसी एक सिंगल ऑर्बिट को इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जो होता है इन मूविंग या चार्ज पार्टिकल वो ज़ीरो होता है। इसको मार्क कर लेना, ये मार्क नहीं हुआ हुआ, ये ज़ीरो होगा। अब बात करते हैं कि अगर एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डबल कर दो तो बेटा कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा। बार बार ये बात रिपीट हो गई है। और यहाँ आपका ये वाला एमसीक्यू हो गया 57, एक लास्ट एमसीक्यू आ रहा है। देखो कह रहे हैं कि एक पार्टिकल जिसका मास m है उसका चार्ज q है, आपने उसको दो प्लेट्स जो कि पैरेलल हैं, एक बिरयानी की एक जर्दे की, नहीं ऐसा नहीं है, एक पॉजिटिव चार्ज की एक नेगेटिव चार्ज की, उनके दरमियान आपने एक चार्ज को बिल्कुल हेल्ड करके रखना है मोशनलेस, कि ना वो इधर भागे ना उधर भागे। क्योंकि देखें अब एक चार्ज है ना, अब प्लेट्स पॉजिटिव हैं
और नेगेटिव भी होंगी, तो अब वो कहीं अट्रैक्ट करेगा कहीं रिपेल करेगा, तो इसका मतलब है हमें उसको रोक के रखना है। तो रोक के रखने के लिए हमने करना क्या पड़ेगा, कह रहा है उसको मोशनलेस हेल्ड करना है। तो ऐसी सूरत में हमने उन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को किस तरह एडजस्ट करना है, तो समझो बात को। उसके लिए हमने करना ये पड़ता है कि जब आपको पता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है ना, तो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स का मतलब है कि जो पार्टिकल है वो इस तरह से सेंटर के अंदर मौजूद है, तो उसका कुछ वज़न है। वज़न का मतलब है वेट। तो वेट वाली फोर्स कौन सी होती है, एफ जी इक्वल टू एम जी। और उसको जो रिपेल या अट्रैक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, वो एक पॉजिटिव प्लेट मान लेते हैं। यूँ मान लें कि ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, वो उस नेगेटिव चार्ज को ऊपर खींचना चाह रही है और उसका वज़न उसको नीचे लाना चाह रहा है। तो हमने ऐसी एडजस्टमेंट करनी है कि जो वेट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दोनों बैलेंस हो जाए, तो पार्टिकल हमारा हेल्ड हो जाएगा मोशनलेस। तो एफ ई इक्वल टू एफ जी, और एफ ई का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि बराबर होती है क्यू ई के। अब क्यू ई और वेट है एम जी, तो ई को अलग करें, एम जी बाई क्यू बन जाएगा और ये आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा, एम जी बाई क्यू। ठीक है, चले अब इंशाल्लाह इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स पे आता हूँ, देन न्यूमेरिकल के बाद मैं शॉर्ट सवालों पे आऊँगा एंड देन मैं लॉन्ग पे आऊँगा। तो यहाँ तक एमसीक्यूज हमारे हो गए हैं, अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो चलो, पहला सवाल आपके सामने भी होना चाहिए, आप देख लेंगे। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान फोर्स 10 न्यूटन है, जबकि उनके दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर के कह रहा है बताओ जब अगर आप उनके दरमियान डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर कर दोगे तो फोर्स कितनी हो जाएगी। लेकिन उसने चार्जेस में से आपको एक चार्ज की वैल्यू बताई। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 था ये, तो ये रहा, देखो 8 था। आपको जो दी गई फोर्स है वो F1 है 10 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर का मतलब है 0.1 मीटर। फिर आपने दोबारा फोर्स मालूम करनी है, तो इस बार डिस्टेंस आपने R2 रखना है 0.01 मीटर डिवाइड बाय 100 करके। K की वैल्यू फिक्स होती ऊपर लिख दी है मैंने। Q1 आपने मान लिया, Q1 आपको पता है, कोई एक चार्ज पता था दूसरा मालूम करना है, तो आपने मान लिया आपको Q1 पता है और आपको Q2 मालूम करना है। ठीक है। अब देखो आपके पास फार्मूला है कूलम्स लॉ का। पहले मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया, लेकिन ये मैंने अप्लाई किया किस वाली फोर्स के लिए, F2 के लिए, क्योंकि मुझे ये वाली फोर्स मालूम करनी है। लेकिन इसके लिए मुझे क्या नहीं पता, मुझे Q2 नहीं पता। तो पहले मैंने क्या काम करा, मैंने Q1 और Q2 दोनों का प्रोडक्ट मालूम करने के लिए पहले वाली सॉल्यूशन किया कि ऊपर वाले कॉलम लॉ के फॉर्मूले को ही मैंने F1 के लिए सॉल्व करा। F1 आपको पता है, R1 आपको पता है, K आपको पता है, सारी वैल्यू पुट करके आपने यहाँ से Q1 Q2 निकाल लिया, जो कि कूलम स्क्वायर में आएगा। अच्छा, फिर आपने इस Q1 Q2 की वैल्यू को इस्तेमाल करना है। Q1 Q2 की वैल्यू को मैंने डायरेक्ट उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया और वहाँ से मैंने बाकी K और R2 पुट करके F2 निकाल लिया, जो कि तकरीबन 1000 न्यूटन के अप्रॉक्सीमेट बनता है। अच्छा, इसके बाद मैंने Q2 निकालना है, जो दूसरा वाला चार्ज है। तो मुझे Q1 Q2 पता चल गया ना, जब मुझे Q1 Q2 का प्रोडक्ट पता चल गया है और मुझे Q1 पता था, तो मैंने Q1 को डिवाइड कराया, तो Q2 का आंसर ऐसे आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल आपके पास ये है कि दो चार्जेस हैं +2 और -2 वाले, 40 सेंटीमीटर फासला है, इनके दरमियान हमने एक और चार्ज रख दिया जो कि पॉजिटिव चार्ज है 5 का, 5 एक्सपोनेंट -5 कूलम का। कह रहा है इस बीच वाले चार्ज पे लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन बताओ। तो ज़रा देखते हैं कि हमारे पास देखो दो चार्जेस हैं, जिसको मैंने एक को बोला Q1, एक को बोला मैंने Q2, ये रहा, और बीच में वाले को मैंने बोला Q3। अब आपको पता है कि Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर था, तो अगर मैंने बीच में एक चार्ज रख दिया तो Q1 और Q3 का और Q3 और Q2 का फासला कितना हो जाएगा, 20-20 सेंटीमीटर। आपने Q3 पे लगने वाली फोर्स बतानी है, तो बेटा Q3 पे Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी लगाएगा। अच्छा, Q1 और Q3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो Q1 Q3 को धक्का देगा, रिपेल करेगा। Q1 और Q3 और Q2 ऑपोजिट है, तो Q2 जो है वो Q3 को अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरऑल नेट डायरेक्शन होगी ना फोर्स की, वो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होगी, यानी Q2 की तरफ होगी। तो बड़ा आसान है, देखो बेसिक फार्मूला ये है कि आपने F3 यानी तीसरे वाले पे लगने वाली फोर्स मालूम करनी है, जो कि F13 + F23 होगा। बेटा F13 का मतलब है कि 1 और 3 के दरमियान वाली फोर्स, और 2-3 का मतलब है 2 और 3 के दरमियान वाली फोर्स। तो आपको पता है Q1 और Q3 के दरमियान जो फासला है वो R13 है, Q3 और Q2 के दरमियान जो फासला है वो R23 है। तो आपने ये फार्मूला लिखा, दोनों के अलग अलग फार्मूले खोले। Q13 F13 का मतलब है Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर, या R13 है, R13 नहीं पढ़ना इसको,
और ये Q1 के दूसरा वाला प्लस के Q2 Q3/R23² है। अब ये सारी बातें डेटा में लिख दी थी कि कौन कौन आपके पास मौजूद है, Q1 Q2 मौजूद है, R12 जो बेसिकली पहले और दूसरे चार्ज के दरमियान का फासला है, मिडिल वाले चार्ज की बात बाद में आई। R12 40 सेंटीमीटर था, 0.4 मीटर हो गया। जब आपने Q3 को इंट्रोड्यूस कराया तो ये बीच में आया था, तो लिहाजा डिस्टेंस डिवाइड हो गया, R13 और R23 में दोनों आधे आधे हो गए। आपने F3 मालूम करना है। अब इस फॉर्मूले को लिखने के बाद मैंने सबकी वैल्यूज़ पुट करी हैं। अच्छा एक बात याद रखना, इसमें चार्जेस की वैल्यू पुट करनी है, साइन पुट नहीं करना है। जैसे Q2 माइनस में है ना, तो माइनस पुट नहीं करना, बिकॉज आपको जिस मैग्नीट्यूड चाहिए। डायरेक्शन आप जो है वो ऑब्जर्व करके बता दोगे। अब देखो क्या होगा कि आपने K का वैल्यू पुट किया, Q1 Q3 पुट किया और R पुट किया, R13। अब दूसरी तरफ की जो वैल्यू है वो भी सेम वैल्यू है। वजह ये कि Q1 और Q2 की वैल्यू सेम थी, सिर्फ नेचर का फ़र्क था। तो लिहाजा दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, लाइक 1350 आएगा। दोनों को जमा करेंगे 2700 न्यूटन इसका आंसर टुवर्ड द चार्ज Q2 हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद आपने कहना है, ये वाला सवाल है आपके पास, और ये सवाल कहता है कि भाई देखो दो स्फेयर्स सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, 10-10 ग्राम के हैं। ठीक है, आपने उन दोनों स्फेयर में से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं कि वो दोनों स्फेयर हो जाएं पॉजिटिवली चार्ज। जब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बेटा एक तो बात ये होती है कि दो स्फेयर हैं, उनका कुछ मास है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटेशनल लॉ के तहत। अगर आप उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के उन पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करा दो तो अब वो अट्रैक्ट करने के साथ साथ रिपेल करना भी शुरू कर देंगे। तो यहाँ हमने करना ये है कि हमने बैलेंस करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन को और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को। तो लिहाजा ऐसा करने के लिए हमें दोनों चार्जेस में से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराने हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूव कराओगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये रहे वो आपके दो स्फेयर, दोनों सिमिलर हैं, दोनों पे आपने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। कैसे? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा के, तो ताकि इनके दरमियान ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बैलेंस हो जाए। तो बेटा देखो दोनों सिमिलर हैं, दोनों के मासेस सेम हैं, तो दोनों को मैंने m कहा, kg में कन्वर्ट कर दिया। दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम ही होगा क्योंकि सिमिलर चार्ज हैं, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, तो दोनों पे चार्ज भी सेम होगा। अब कंडीशन ये बोलता है कि Fg बराबर है Fe के। Fg का मतलब है ग्रेविटेशनल लॉ और Fe का मतलब है कूलम्स लॉ। आपने इनको पुट किया, m1 m2 दोनों m के ही बराबर है, तो ये m का स्क्वायर हो जाएगा। Q1 Q2 Q के बराबर है, Q का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम है। R स्क्वायर कटेगा। आपने यहाँ से Q को अलग करना है, तो पहले आपने Q स्क्वायर अलग किया, सबका वैल्यू पुट करा। ग्रेविटेशन का वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट -11 कांस्टेंट होता है। अच्छा बाकी सब आपके पास गिवन है। K का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है, क्या होता है 9 एक्सपोनेंट 9। ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। अब आपने इसमें वैल्यू पुट करके जो आंसर निकाला इसका रूट लिया, रूट लेने के बाद आपको Q का आंसर मिला। Q क्या है? Q का मतलब है टोटल चार्ज। अगर टोटल चार्ज पता हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने हो तो फॉर्मूला होता है Q = NE। ये लगाया, यहाँ से आपने N को अलग किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19, डिवाइड किया तो 5.38 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे कि आपने दोनों स्फीयर में से इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं कि इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बैलेंस हो जाए। ठीक है बेटा। चलो अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपको बोल रहा है कि देखो आपके पास जो है ना एक थिन शीट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज की, और वो अपने सामने रखे हुए एक हल्के फुल्के से चार्ज्ड स्फीयर को अट्रैक्ट कर रही है। ये आपका एक किस्म का गॉसेस लॉ वाला केस है। और कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है? 1.695 न्यूटन से। और वो जिस चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है 5 एक्सपोनेंट -6। ठीक है। फॉर्मूले में जब आप चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन को आपने माइनस पुट नहीं करना। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने बतानी है शीट की, यानी सिग्मा मालूम करना है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिंगल शीट के लिए σ/2ε0 होती है। सिग्मा आपको मालूम करना है। तो यहाँ से आपको पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F/Q। तो आपने F/Q रखा, यहाँ से आपने सिग्मा को अलग किया, ये बन गया 2Fe 2F ε0/Q। बेटा यहाँ ε0 कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इसके ऊपर वैल्यू 8.85 वाली। Q आपको पता था कितना चार्ज था, मैंने यहाँ लिखना भूल गया, ऊपर लिखा हुआ है 5 एक्सपोनेंट -6। ठीक है।
अच्छा, तो आपने यहाँ सारा वैल्यू पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। सिग्मा का चार्ज डेंसिटी का यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब रह गया कैपेसिटर के न्यूमेरिकल। 4 न्यूमेरिकल हैं। देखो, कैपेसिटर के लिए आपको मैंने डिस्कस कर चुका था सीरीज़ और पैरेलल का फॉर्मूला, और एक होता है C=QV, वही लगेंगे सारे। बेटा पहला सवाल है, 12वां सवाल कह रहे हैं 2 कैपेसिटर हैं 2 और 8 माइक्रोफैरेड के, इनको सीरीज़ में लगाया और इनका पोटेंशियल है 3 वोल्ट 300 वोल्ट। सीरीज़ में लगाते हैं तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो कितना डिवाइड हो गया यही हमें मालूम करना है, यानी हमें V1 और V2 मालूम करना है। हमें दोनों कैपेसिटर पर रखा हुआ चार्ज Q1 Q2 बताना है और V1 V2 बताना है। अब सीरीज़ में लगाया है, इसका मतलब है कि दोनों पे चार्ज सेम आएगा। तो अगर आप एक Q निकाल लोगे, टोटल चार्ज वही Q1 होगा, वही Q2 होगा, और आपको V1 V2 अलग से निकालना होगा। तो आ जाते हैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के ऊपर। इसका सॉल्यूशन आपके पास ये रहा। दो कैपेसिटर हैं 2 और 8 माइक्रोफैरेड सीरीज़ में लगाए हैं, तो इसका मतलब है इनके ऊपर चार्ज सेम होगा। अभी इनका पोटेंशियल 300 टोटल है, तो डिवाइड होने के बाद कितना बचेगा ये मालूम करना है। बेटा पहले आपने टोटल चार्ज निकालना है CQ=CEV लगा के। इसके लिए पहले आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। सीरीज़ का फॉर्मूला अप्लाई करके ये रहा फॉर्मूला। वैल्यू पुट करा, आंसर आया कितना 1.6 माइक्रोफैरेड। जब आपने वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्यूशन करके आंसर निकालिए 1.6 माइक्रोफैरेड, तो आपने टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज निकालने के लिए जब आप कैपेसिटेंस का वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो वो माइक्रो में नहीं पुट करेंगे, उसका वैल्यू को ओपन करके लिखेंगे 10⁻⁻6, और मल्टीप्लाई में जो पोटेंशियल था 300 आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास टोटल चार्ज आया 4.8 एक्सपोनेंट -4 कूलम। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। ठीक है। अब आपने इस इंडिविजुअल चार्ज को इस्तेमाल करके, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को इस्तेमाल करके हर एक कैपेसिटर पे स्टोर होने वाला चार्ज बता देना है, जो कि Q1 से और Q2 होगा। Q1 का फॉर्मूला होगा C1V1, Q2 C2V2। तो बेटा V1 निकालने के लिए Q1/C1 या V2 निकालने के लिए Q2/C2 होगा। Q1 आपको अभी अभी पता चला है 4.8, यही Q1 है, यही Q2 है। हाँ, लेकिन दोनों में C1 अलग है, C2 अलग है। आपने फॉर्मूले में रखना है, डिवाइड करना है, तो एक का आंसर 240 आएगा, दूसरे का 60 आएगा, बिकॉज 300 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा 240 में और 60 में। ठीक है बेटा। चलो अगली बात है। अगला कह रहा है कि आपके पास एक 100 पिकोफैरेड कैपेसिटर है, जिसको आपने 50 वोल्ट पे चार्ज किया, अभी अकेला था। फिर आपने इसको क्या करा, कनेक्ट कर दिया एक और कैपेसिटर के साथ पैरेलल में। तो बेटा जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ना, तो जो 50 वोल्ट है वो गिर जाएगा। जितना भी हो जाएगा दोनों कैपेसिटर पे वो सेम पोटेंशियल पाया जाएगा। अगर आप एक और तीसरा भी लगा लेंगे तो वो और गिर के तीनों पे सेम हो जाएगा। याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तमाम कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल सेम होता है। तो बेटा जब आपने इसको दूसरे कैपेसिटर के साथ लगाया तो 50 वोल्ट से गिर के ये 35 वोल्ट हो गया। तो कह रहा है बताओ बेटा दूसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है। अब पहले कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा ना, जब आप उसके साथ दूसरा वाला लगा देंगे तो उस पे मौजूद टोटल चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगी। शेयरिंग इज केयरिंग। तो लिहाजा अब क्या होगा कि आपके पास ये रहा पहला वाला कैपेसिटर, उसका पोटेंशियल V1 50 वोल्ट। फिर आपने इसको दूसरे वाले के साथ पार्टनर बना दिया, पैरेलल में पार्टनर बना दिया। तो अब क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा गिर जाएगा। गिरा हुआ नहीं होगा, बट गिर ज़रूर जाएगा। 35 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है सेकंड वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो फॉर्मूला होता है किसके लिए, पैरेलल के लिए, C1 + C2। यहाँ से आपको C1 तो पता है, तो आप पहले निकाल लेंगे CE। CE इज़ द टोटल कैपेसिटेंस। इसका फॉर्मूला होगा टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल पोटेंशियल। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज वही वाला चार्ज है जो पहले वाले कैपेसिटर के ऊपर रखा हुआ था, क्योंकि जब दूसरा वाला आपने लगाया तो वही चार्ज फ्लो करता हुआ दूसरे के पास गया, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। टोटल चार्ज याद रखना वही होगा जो पहले वाले के ऊपर था, तो लिहाजा इसी को मैं टोटल चार्ज बोल रहा हूँ। C1 V1 से आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट -9। इसी चार्ज को इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है। और उस सूरत में जब आप पोटेंशियल रखेंगे तो कितना रखेंगे, 35 रखेंगे, क्योंकि आप अभी जब इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब आपने कॉम्बिनेशन बना दिया, और कॉम्बिनेशन बनाने के बाद जो टोटल पोटेंशियल था वो 35 हो गया था। यहाँ से आपको कैपेसिटेंस मिला इक्विवेलेंट 142.85 पिकोफैरेड। इसको आपने इक्वेशन 1 में रखा। C आपको पता है, C1 आपको पता है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कराया तो कैपेसिटेंस 2 आपको मिल गया 42.85 पिकोफैरेड। डेट्स इट, सो सिंपल। नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, तीनों का वैल्यू 1-1 पिको फैरेड है। आपने इनको अलग अलग चार्ज किया, 100 पे, 200 पे, 300 वोल्टेज के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर कह रहा है। फिर आपने इन तीनों को पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, तो बताओ रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा। आप सुनो, जब आपने अलग अलग पोटेंशियल दिया था, फिर आपने इनको पैरेलल में लगा दिया, तो इन तीनों के ऊपर अब सेम पोटेंशियल आ जाएगा। यानी सबसे कम वाला 100 था ना, उससे बढ़ जाएगा, सबसे ज़्यादा वाला 300 से कम हो जाएगा, एक एवरेज मीन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यही काम करना है। आपके पास ये रहे तीनों कैपेसिटर्स, ये रहे कहाँ गए भाई, ये रहे C1 C2 C3, तीनों कितने हैं 1 पिको फैरेड। पिको मतलब 10 की पावर -12। आपने बोला V1 V2 V3 गिवन है, फिर आपने इनको कॉम्बिनेशन में लगाया, तो उस वक्त इनका एक पोटेंशियल बन जाएगा, वो V होगा। तो आपने CE = Q/V लगाया। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले टोटल चार्ज पता करना है कि तीनों का टोटल कंबाइंड चार्ज कितना है। Q1 C1 V1, Q2 C2 V2, Q3 C3 V3, ये अप्लाई करके आपने टोटल चार्ज निकाला और इन सबको जमा कर दिया, तो टोटल चार्ज कितना आया 600 10 की पावर -12 कूलम। फिर आपने टोटल चार्ज के बाद आपने क्या मालूम किया, टोटल कैपेसिटेंस मालूम किया, सीरीज था, पैरेलल था सॉरी, तो आपके पास तीनों जमा हो गए, 3 पिको फैरेड आ गए। फिर आपने इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करके आपने मालूम कर लिया कि कॉम्बिनेशन में लगाने के बाद तीनों का कंबाइंड पोटेंशियल क्या होगा, और वो डिवाइड करने के बाद 200 वोल्ट आ गया। डेट्स सो सिंपल। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरेड का और दूसरा है 20 माइक्रोफैरेड का। इनको आपने अलग अलग बैटरी से चार्ज किया, 600 और 1000 से। फिर आपने इनको डिस्कनेक्ट करने के बाद आपस में पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। पहले ये अलग अलग थे, अब इनको कॉम्बिनेशन में लगाया, तो कह रहा है बताओ दोनों पे कितना चार्ज होगा। देखो, पहले आपने इनको अलग अलग चार्ज किया, तो इनका अपना अपना चार्ज था। अब जब आप इनको कॉम्बिनेशन में लगाओगे ना, तो टोटल चार्ज तो सेम रहेगा। सही है, जो चार्ज Q1 पे था Q2 पे था, तो दोनों का टोटल चार्ज जो भी बन रहा है, कॉम्बिनेशन से पहले कॉम्बिनेशन के बाद टोटल चार्ज सेम रहेगा, लेकिन आपस में इनके चार्जेस एक्सचेंज हो जाएंगे, बिकॉज आपने जब इनको कॉम्बिनेशन में लगाया है तो इनका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो बेटा देखो, आपको असल में करना यहाँ पे ये है, यहाँ कुछ कहानी है बिफोर कॉम्बिनेशन आफ्टर कॉम्बिनेशन। देखो भाई, आपको C1 पता है, C2 पता है, V1 और V2 पता है, ये सारा का सारा बिफोर कॉम्बिनेशन वाली बात। फिर आपको बोला है Q1 और Q2 बताओ। ये Q1 Q2 जो आपको बताना है, या आफ्टर कॉम्बिनेशन बताना है। तो बेटा पहले आपने बिफोर कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है और ये पता करना है कि कॉम्बिनेशन से पहले Q1 चार्ज कितना था, Q2 कितना था। तो आपको C1 पता है, V1 पता है, फॉर्मूला पुट करके आपने टोटल चार्ज निकाला, Q1 Q2 दोनों को प्लस किया। अभी ये 26,000 एक्सपोनेंट -6 कूलम का टोटल चार्ज आ गया। अब कॉम्बिनेशन में लगाने के बाद टोटल चार्ज यही रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल एक्सचेंज हो जाएगा, जैसे हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, अब आपने आफ्टर कॉम्बिनेशन के बाद आपने कैपेसिटेंस को चेक किया, इक्विवेलेंट चेक किया, 30 माइक्रोफैरेड आ रहा है, और यहाँ से आपने V = Q/CE लगाने के बाद आपने ये चेक किया कि दोनों पे कंबाइंड पोटेंशियल कितना आ रहा है, 886.66 वोल्ट। अब आपको पता है कि पहले दोनों पे अलग अलग पोटेंशियल था, अब दोनों पे सेम पोटेंशियल है, तो अब दोनों के लिए दोबारा Q1 Q2 निकालो। लेकिन इस बार आपने फॉर्मूला तो वही रहेगा, C1 V1 C2 V2, लेकिन कैपेसिटेंस दोनों का सेम है, लेकिन आफ्टर कॉम्बिनेशन दोनों का पोटेंशियल चेंज हो गया। एक का 600 था, एक का 1000 था, अब दोनों का 886 हो गया। तो लिहाजा इस पोटेंशियल के साथ आप इनका चार्ज निकालेंगे, तो ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं ये आपको मिल जाएंगी। और इसको आप मज़ीद कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर लेना माइक्रो कूलम के अंदर, यानी ये जो 0.8.66 पे लगा हुआ है, इस पॉइंट को 3 कदम आगे शिफ्ट कर देना, तो ये 8,666 कुछ बन जाएगा। और 17.3 वाले के पॉइंट को भी आप 3 कदम आगे शिफ्ट कर देना, तो माइनस में तो -6 लाने के लिए ये बन जाएगा 173333 कुछ बन जाएगा बहरहाल। क्योंकि वजह यह है कि ये मैंने वैल्यू कंप्लीट नहीं लिखी हुई है, ये पॉइंट के बाद भी आ रही थी, तो आप इसको खुद से करना, आपको ये बात समझ आ जाएगी। पहले समझते हैं क्वेश्चन 5 को। 5 क्या है, कूलम्स लॉ है, पढ़ा हुआ लॉ है, आपका जाना पहचाना लॉ है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो बेटा, कूलम्स लॉ को स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है, तो इसका मतलब है स्टेटमेंट के साथ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होगा। और यहाँ पे ये दो तरह से एक्सप्लेन होता है, एक होता है फ्री स्पेस में, दूसरा होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर। कूलम्स लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके दरमियान डिस्टेंस R है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर लिया जाता है, तो उनके
जो भी चार्जेस की वैल्यूज़ हैं Q1 एंड Q2, तो इन सब पे डिपेंड करते हुए ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अगर ये सेम चार्जेस हैं तो ये रिपेल करेंगे, डिफरेंट है तो अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्शन या रिपल्जन ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है, जो बेसिकली डिपेंड करेगी, डायरेक्टली डिपेंड करेगी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स है, स्टेटमेंट बता रहा हूँ, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट, यानी Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के। यानी कि जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे इनके दरमियान का डिस्टेंस 2 कदम या 2 स्टेप बढ़ता है, ये दूर जाते हैं, तो इनके दरमियान की जो फोर्स होगी वो 4 गुना कम हो रहेगी। इन्वर्स तो होगा, साथ साथ स्क्वायर का रिलेशन भी चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इस तरह से आपकी पहली, अब आप जब आप इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली बोलोगे तो आप बोलोगे भाई Q1 Q2 दो चार्ज हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस R है। पहली इक्वेशन ये बोलेगी कि ये फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करती है Q1 Q2 पे, और दूसरी इक्वेशन ये बोलेगी ये इन्वर्सली डिपेंड करती है डिस्टेंस के स्क्वायर पे, यहाँ डिस्टेंस को R लिया गया। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो फॉर्मूला बनेगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो इनके दरमियान एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, उसको K से लिखते हैं, उसकी वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट को मज़ीद थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं, तो इस कांस्टेंट को लिखते हैं K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो, जो दो चार्जेस है ना बेटा, इनके दरमियान कुछ भी नहीं है सिवाय फ्री स्पेस के, या तो हवा है या वो भी नहीं। तो ऐसे में जो फोर्सेस होती हैं वो मैक्सिमम एक्ट करती हैं, लेकिन इनके दरमियान अगर कोई मटेरियल आ जाए, कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाए, कोई ऐसा पार्टिकल आ जाए जो हवा के अलावा कुछ हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, तो उससे फोर्सेस इंटरप्ट होती हैं और फोर्सेस कम हो जाते हैं। यानी वो दो बंदों के बीच में कोई तीसरा बंदा आ जाए तो डेफिनेटली से जो एक इंट्रैक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अच्छा नो, अब जैसे दो बात कर रहे हो कि तीसरा बीच में आ जाए, सो बी पॉजिटिव या अब देखो तो होता क्या है कि अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि K की वैल्यू को शो कराना है। अब ये जो K की वैल्यू हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं ना, यही कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू 8.85 एक्सपोनेंट -12 होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और K का यूनिट एक दूसरे के उलट यूनिट है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसका मतलब है आप एप्सिलॉन, इसका मतलब है अगर परमिटिविटी को बढ़ाते हो उसकी वैल्यू में इजाफा आता है, तो जो कांस्टेंट K की वैल्यू है वो कम होगी और फोर्स भी कम हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि वैल्यू ऑफ K निकाल के चेक कर लोगे। वैल्यू ऑफ K निकालने का तरीका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो K का आंसर आ जाएगा। हैंस कूलम्स फोर्स इज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये वेक्टर है फोर्स, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ये होगा कि फोर्स के ऊपर एरो लगा दोगे और जो साथ में एक यूनिट वेक्टर को लिख दोगे जो कि R होगा, बेसिकली चार्ज 1 से चार्ज 2 के दरमियान के डिस्टेंस की जो एक डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म है। अब आपने यही फार्मूला लिखना है डाइलेक्ट्रिक के लिए। डाइलेक्ट्रिक का मतलब है चार्जेस के दरमियान हवा के अलावा कोई मीडियम शामिल हो जाए तो डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और उसके लिए जो आपकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है वो एप्सिलॉन नॉट नहीं रहती, वो एप्सिलॉन बन जाती है। ये जिक्र मैं आपसे एमसीक्यूज में कर चुका हूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी ऐड हो जाती है तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर नया एप्सिलॉन बना लेते हैं, उसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी या सिर्फ परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। नाउ अब वेयर एप्सिलॉन आर इज अ रिलेटिव परमिटिविटी, देयरफॉर कूलम फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा। और अगले स्टेप में हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो एफ के ऊपर मैंने प्राइम लगा दिया बिकॉज ये एक चेंज्ड फोर्सेस में फ़र्क पड़ गया इस फोर्स के ऊपर, तो लिहाजा डाइलेक्ट्रिक में बात की जाएगी तो एप्सिलॉन नॉट के साथ आपने एप्सिलॉन आर लगा देना है एंड दैट्स इट, वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो ये आपका कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगला सवाल हमने कौन सा करना है, अगला सवाल हमने इसमें करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और इसकी दो प्रॉपर्टीज़ बताओ। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर आते हैं। इसका जिक्र मैं एमसीक्यूज़ में जब मैं कर रहा था कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है वो हर एक इंडिविजुअल ऑर्बिट एक इक्विपोटेंशियल सरफेस माना जा सकता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हम बात करेंगे, हम कुछ इस तरह से बात करेंगे जी। ओहो, डायग्राम थोड़ी सी आउट हो गई है, ये डायग्राम यहाँ बनाई थी थोड़ी सी नीचे आउट हो गई, इस लिहाज से अब देखें
ये आपको कंसेंट्रिक सर्कल दिखाई दे रहे हैं, बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट कर रही है, ठीक है। तो आपने देखा है कि हर एक चार्ज के करीब एक मखसूस एक रीजन होता है जहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पाई जाती है, और हर एक पॉइंट का अपने एक एक कोऑर्डिनेट होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक वैल्यू होता है कि अगर आपने इस पॉइंट से अगले पॉइंट पे जाना है तो उसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपने उस पर वर्क परफॉर्म करना है। तो देखें, अब अगर एक सिंगल सरफेस है सर्किल में, अगर उस सरफेस पे रहते हुए किसी चार्ज को मूव करना है सर्किल में, तो उसको किसी वर्क की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा, वर्क की नीड नहीं है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, ठीक है। लेकिन सरफेस टू सरफेस ट्रैवल करने के लिए आपको वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिहाजा ये जो सरफेस होता है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और अगर ये बहुत सारे सरफेसेस आप बना दो तो इन्हीं को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो लिहाजा यहाँ पे क्योंकि ये पिक्चर आउट हो गई है और ये नीचे वाले सवाल की थी और ये ऊपर आ गई है, ये है रहा वो सवाल, ठीक है। तो लिहाजा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है बेसिकली, देखो एक ऐसा सरफेस विच इज़ पासिंग थ्रू सच अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज़ अ सेम वैल्यू। यानी उस सर्किल के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यानी पोटेंशियल की वैल्यू जो वोल्ट में ली जाती है वो सेम होगी। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हुए डिफरेंस ज़ीरो होगा, वर्क की नीड ही नहीं होगी, ऑटोमेटिकली खुद ट्रैवल करेगा और उसमें उसकी ना तो एनर्जी ज़ाया होगी ना उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो लिहाजा ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि कह रहा है कि भाई देखो इस सरफेस पे आपको वर्क नहीं करना पड़ता, दूसरा मतलब एक पॉइंट से दूसरे पे जाने के लिए एक ही सरफेस पे रहते हुए आपको वर्क नहीं करना पड़ता। दूसरी बात क्या है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं ये बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट करती हैं इस तरह से। ये आपको दिख रहा है कि जो लाइंस हैं ये किस तरह टकरा रही हैं, 90 डिग्री पे टकरा रही हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बोला है कि कोई भी दो सरफेसेस इक्विपोटेंशियल कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। वो आपको पता है कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल या कंसेंट्रिक होती हैं, कभी भी टकराती नहीं है। टकराने का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट के दो पोटेंशियल वैल्यू, जो कि एक पॉइंट का दो पोटेंशियल वैल्यू नहीं हो सकते, एक पॉइंट का एक ही पोटेंशियल होता है। सो लिहाजा जब हर पॉइंट का अलग पोटेंशियल है तो हर पॉइंट से गुजरने वाला सरफेस भी अलग ही बनेगा, वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ना कोइंसाइड करेगा, ठीक है। ये आपकी इसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इस सवाल पे जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए और बहुत सिंपल सवाल है, देखो वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम ये दोनों यूनिट इक्विवेलेंट होते हैं और ये दोनों यूनिट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो आते हैं इस सवाल के प्रूफ के ऊपर, तो चलो इसको देखते हैं। देखो अब इसमें करना ही होगा आपके पास कि कुछ पेज नंबर 9, ठीक है। आपने शुरुआत करनी है वोल्ट पर मीटर से। वोल्ट पर मीटर को साबित करना है कि वो न्यूटन पर कूलम के बराबर है। तो वोल्ट पर मीटर में आपने पहले तो लिखना है कि देखो ये जो वोल्ट होता है ना, वोल्ट का मतलब होता है किसी चार्ज पे वर्क करना, तो इसका मतलब है जूल अपॉन कूलम। तो जूल अपॉन कूलम आ जाएगा वोल्ट की जगह पर, और उसकी डिवाइड में मीटर था तो वो डिवाइड में अपनी जगह वही मौजूद है। फिर आपने इसके डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई के अंदर, तो ऐसे में वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/मीटर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/मीटर। अब तो जूल अपॉन कूलम मीटर हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद तुमने कहना है कि जो जूल होता है ना, ये जूल क्या चीज़ होती है, एनर्जी होती है, यानी वर्क। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एफ डी। एफ डी का मतलब है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डी का मतलब है ये हो जाएगा न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो ये जो जूल होता है ये बराबर होता है न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर के। तो जहाँ लिखा हुआ था जूल वहाँ आ जाएगा न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो ये आपका बन जाएगा न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर, और पहले से नीचे कूलम मल्टीप्लाई मीटर था। अब मैं साथ में 1 लिखता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सवाल में 1 लिख के दिया था, तो डजंट मैटर, 1 लेके चलो। सो 1 न्यूटन मीटर पर कूलम मीटर, मीटर से मीटर कटेगा तो बचेगा 1 न्यूटन पर कूलम, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड, एंड 1 वोल्ट पर मीटर इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। नीचे एक लाइन लिखनी थी, मैं लिखना भूल गया हूँ, क्या लिखनी है कि दीज आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या दीज आर द एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों ही ऐसा यूनिट में काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है, बस इक्विवेलेंट है ना, एक दूसरे के बराबर हैं। अच्छा ठीक है, तो चलो अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल जो है ना वो क्या कह रहा है, डिस्क्राइब एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जबकि 3 कैपेसिटर आपको कनेक्ट करने सीरीज़ में या पैरेलल में। ये सवाल आ सकता है और करके भी आ सकता है, या कोई एक दे सकता है सीरीज़ या पैरेलल, या हो सकता है, वैसे हो नहीं सकता, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा कि वो लॉन्ग में दे दे दोनों को, ऐसा मुश्किल ही है, बट आपने दोनों की तैयारी करनी है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं इस सवाल के ऊपर, तो चलते हैं देखते हैं कैसे करना है। देखो
कैपेसिटर एक कंपोनेंट होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है और बैकअप के तौर पे फिर वो काम आता है। यानी कि कोई भी कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में कैपेसिटर ज़रूरी हमें लगाना पड़ता है ताकि वो करंट को एक स्मूथ फ्लो दे, है ना, और करंट को बैकअप पे स्टोर भी करके रखता है। अच्छा, अब क्या होता है कि पैरेलल, अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ मेरे ख्याल में पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन था, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। एक बात को याद रखना कि जब आप कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाते हो तो आप जितने कैपेसिटर लगाते जाओगे ना, आप अपने सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस को कम कर रहे हो। लेकिन अगर आप इनको पैरेलल में लगाओगे तो आप टोटल कैपेसिटेंस को बढ़ा रहे हो। अब सीरीज़ में लगाने का मतलब है आपके पास एक रास्ता है, एक ही तार है, एक ही वायर है, सारे कैपेसिटर आपको उसी में लगाने हैं। और पैरेलल का मतलब है डिफरेंट पाथ है, डिफरेंट तार है, हर तार में अलग अलग कैपेसिटर लगेगा। अब सीरीज़ वाला आपके सामने मौजूद है, डायग्राम मौजूद है। आपने क्या करा है, 3 कैपेसिटर को C1, C2, C3 को आपने सीरीज़ में लगाया। अब कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि देखो, हमने बोला 3 कैपेसिटर हैं, इनको सीरीज़ में लगाया। प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जब आप इनको सीरीज़ में लगाते हैं तो तमाम कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होता है वो सेम अमाउंट का स्टोर होता है, क्योंकि करंट के या चार्ज के फ्लो होने का सेम ही रास्ता होता है, अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं जाता, तो सब पे सेम चार्ज जो है वो स्टोर हो जाता है। अच्छा, तो Q1, Q2, Q3 ये जितने भी कैपेसिटर होंगे सब पे सेम चार्ज आएगा, ठीक है। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर चार्ज सेम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि तीनों कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना उनकी प्लेट्स के दरमियान का, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे अगर टोटल हमने 100 दिया है तो वो 100 तीनों पे तकसीम हो जाएगा। तो लिहाजा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो बैटरी से जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है इस डिस्ट्रीब्यूटेड, वो तकसीम हो जाएगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस। और लिहाजा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो सम हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। क्या मतलब, हर कैपेसिटर के अलॉन्ग जो V1, V2, V3 आएगा, अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये वो पोटेंशियल बनेगा जो आपको बैटरी से मिल रहा है। सो नाउ अब आपके पास ये वो वर्किंग इक्वेशन है जिसको आपको लेके आगे चलना है, जिसमें आपने सम की बात करी है, इक्वेशन नंबर 1। अब ये रिलेशन आपने समझना है, बोलता है C = Q/V, यानी क्या, रेशो बिटवीन चार्ज स्टोर और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। आप एक कैपेसिटर की 2 प्लेट्स पे जितना चार्ज स्टोर कराते जाओगे, इनकी पोटेंशियल इनके ऊपर उतना पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। सो Q/V का रेशो कांस्टेंट होता है, इसी को कैपेसिटेंस कहते हैं, इसका यूनिट होता है फैरेड। नाउ अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इस रिलेशन को उठाना है, यहाँ से आपने V को अलग करना है, तो V बन जाएगा Q/C। और फिर आपने इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ V है, V1 है, V2 है, V3, वहाँ उसके अकॉर्डिंगली ये फार्मूला पुट करना है। लाइक V के, अच्छा यहाँ V का मतलब है टोटल या इक्विवेलेंट पोटेंशियल, तो लिहाजा जहाँ V होगा वहाँ जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज होगा, C होगा वो इक्विवेलेंट या टोटल कैपेसिटेंस होगी। तो ये हो जाएगा Q/C = Q1/C1, Q2/C2, Q3/C3। फिर हमने सबसे पहले पॉइंट में कहा था कि सारे चार्जेस सेम होंगे, तो लिहाजा तमाम चार्जेस को Q कर देंगे। और जहाँ जब सब Q हो जाएंगे तो जो राइट साइड पे तीनों में से Q कॉमन निकलेगा, तो बचेगा 1/C1, 1/C2, 1/C3। दोनों साइड का Q कट जाएगा और बचेगा क्या, 1/C = 1/C1, 1/C2, 1/C3 प्लस के साथ। और ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला है। अब ये फार्मूला क्योंकि इन्वर्स में चल रहा है, तो लिहाजा रेसिप्रोकल में चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आती है ना, वो ये बताती है कि इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन की जो नेट कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल इसका अगेंस्ट, इसका ऑपोजिट हम पैरेलल में समझते हैं, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रह गया वो रह गया कैपेसिटर्स का कनेक्शन कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, तो ये भी समझ लेते हैं अगला। और इसमें आपके पास ये होगा कि देखो, जब कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं पैरेलल का, ठीक है, सॉरी ये गलत खुल गया, कॉम्बिनेशन जब हम बनाते हैं पैरेलल का तो उस वक्त हमने बोला कि सबको पैरेलल में लगाया। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जितने भी कैपेसिटर होते हैं उन सब पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनके टर्मिनल के अक्रॉस वो सेम होता है। जैसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो इसी तरह पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, जबकि चार्ज जो बैटरी से आ रहा होता है वो सब पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सम ऑफ ऑल द चार्ज जो है वो टोटल चार्ज के बराबर होगा। सो Q1, Q2, Q3 का सम हो जाएगा और ये हमारा वर्किंग फार्मूला होगा। इसी को आगे लेके चलेंगे। C बराबर होता है Q/V के, तो यहाँ से Q को अलग करेंगे, ये CV बन जाएगा। तो जहाँ जहाँ Q है वहाँ वहाँ C का फार्मूला पुट कर देंगे हम, ठीक है।
और इसमें देखें जहाँ जहाँ क्यू था वहाँ CV Q1 C1 V1 C2 V2 C3 V3। फिर आपको पता है सारे पोटेंशियल सेम होंगे तो सबको सेम कर देंगे, और जहाँ जहाँ V1 V2 V3 है वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ सिर्फ V आ जाएगा। CV = C1 V1 C2 V2 C3 V3 सब V हो जाएंगे। अच्छा, लेफ्ट पे जो C लिखा हुआ है वो इक्विवेलेंट या टोटल कैपेसिटेंस है। आप राइट साइड से V कॉमन निकालेंगे, V से V कटेगा, और C = C1 + C2 + C3, यानी जब आप टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस करेंगे तो सब आपस में ऐड हो जाएंगे, और कॉम्बिनेशन के बाद जो आपको कैपेसिटेंस मिलेगा वो इंक्रीज़ होके मिलेगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। डेट्स इट। अब इसके बाद हम आते हैं लॉन्ग सवाल पे। अच्छा, तो चैप्टर 12 से आपने गॉसेस लॉ करना है, इसके दोनों केसेस करने हैं, जबकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनफाइनाइट शीट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो चलो दोनों केसेस को समझते हैं इंशाल्लाह। गॉसेस लॉ ये बोलता है कि गॉसेस लॉ बेसिकली इस्तेमाल कहाँ होता है, इज़ यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोज केसेस वेयर मोर देन वन चार्ज इज एनक्लोज। बता दिया था पहले भी बात मैंने, एक चार्ज की वजह से फील्ड मालूम करनी हो तो कूलम्स लॉ होता है, जबकि बहुत सारे चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड मालूम करनी हो तो गॉसेस लॉ का इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा अब क्या करना होगा हमें कि सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि देखो, द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस is equal to the charge enclosed divided by epsilon naught irrespective of the way in which charge is distributed। देखो मैथमेटिकली तो फॉर्मूला ये बोलता है कि सिग्मा बराबर है Q upon epsilon naught के, सॉरी फाई बराबर है, फाई का मतलब है टोटल आउटवर्ड फ्लक्स। ये हमें कैसे मिल जाएगा कि आपके पास किसी भी जगह पे जितने भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हों, रखे हुए हों, अब उनसे निकलने वाला जितना भी फ्लक्स होगा, जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स होगा, वो किसी एक सरफेस को क्रॉस करेगा ना। अब अब सरफेस कहाँ से लाएं, तो भाई सरफेस आप इमेजिन करोगे कि वो जो चार्जेस है ना वो किसी ऐसे सरफेस के इंक्लोज्ड हैं, अंदर रखे हुए हैं कि जिस सरफेस की पूरी बाउंड्री से ये सारा फ्लक्स क्रॉस करेगा। तो आप उसको एक क्यूब मान सकते हो, एक रूम, क्यूबिकल रूम मान सकते हो, एक स्फेयर मान सकते हो, एक सिलेंडर मान सकते हो, है ना। क्लोज सरफेस मानना पड़ेगा जिसके अंदर इनसाइड वो चार्ज रिसाइड करे और उससे निकलने वाला फ्लक्स उस सरफेस को क्रॉस करे। उस सरफेस को जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं उसको हाइपोथेटिकल सरफेस कहते हैं। तो बेटा आपको जो फ्लक्स चाहिए उसके लिए आपने सिर्फ इतना करना है कि आपके पास जितना भी टोटल चार्ज है ना, आपने उसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देना है उस मीडियम की परमिटिविटी से बस, डेट्स इट। तो आपको सॉरी थोड़ा गला ख़राब हो रहा है जिस वजह से नॉइज़ क्रिएट हो रही है। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि टोटल फ्लक्स के लिए ये फार्मूला आपको चाहिए, डेट्स इट। अब जितने भी चार्जेस होंगे उसकी वजह से आपको आराम से फ्लक्स मिल जाएगा। अच्छा ये भी फ्री स्पेस के लिए, अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक की बात कर दी जाएगी तो वहाँ पे एप्सिलॉन आर शामिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास पहला केस है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज मेटेलिक स्फीयर। आपके पास एक मेटल का स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट हुआ है यूनिफॉर्मली, तरतीब के साथ, बराबरी के साथ, और आपसे कहा जा रहा है कि इस सरफेस के, इस स्फीयर के पे आपने चार्ज रखा, आपने एक पॉइंट लेना है, जो पॉइंट कहाँ होगा, लाइंग आउटसाइड द चार्ज सरफेस। अब इस सरफेस से बाहर एक पॉइंट, ये जो आपको पर्पल कलर से P पॉइंट दिखाई दे रहा है, यानी पर्पल एरिया जो दिखाई दे रहा है, आपने ये एक रीजन, एक एरिया फिक्स कर दिया कि आपने बोला भाई यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स मालूम करके दिखाओ। तो लिहाजा हम ये बोलेंगे कि हमने कहा कि एक मेटेलिक सरफेस है। अब क्योंकि गॉसेस लॉ ये बोलता है कि आपने जब कोई सरफेस, कोई फ्लक्स फाइंड करना है तो आपके पास एक हाइपोथेटिकल इनक्लोज्ड सरफेस हो जिसके अंदर सारा चार्ज मौजूद हो। तो हमारे पास जो मेटेलिक स्फीयर था, चार्ज तो उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो हमने एक चालाकी करी, होशियारी करी, हमने बोला कि इस स्फीयर को तो हम कह रहे हैं कि ये एक चार्ज स्फीयर है, लेकिन ये खुद एक बड़े स्फीयर के अंदर मौजूद है। और वो जो बड़ा वाला स्फीयर है वो एक हाइपोथेटिकल स्फीयर है जिसके अंदर, जिसके सेंटर में ये वाला स्फीयर रखा हुआ है। तो असल एक्चुअल फिजिकल स्फीयर कौन सा हुआ, ये पिंक वाला, और जिसको डॉटेड लाइन से बनाया वो हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस हुआ। अब जब इस मेटेलिक चार्ज से फ्लक्स बाहर निकलेगा तो ये इमेजिनरी सरफेस वाला स्फीयर के हर हिस्से से फ्लक्स क्रॉस करेगा, और हर हिस्से से जो फ्लक्स होगा वो इक्वली होगा। उसकी वजह ये है कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल है।
है ना, दोनों का जो मतलब ये जो स्फेयर है, कंसेंट्रिक स्फेयर है, कंसेंट्रिक का मतलब होता है कि जो दोनों स्फेयर हैं दोनों का सेंटर कॉमन है, तो लिहाजा सेंटर से लेके सरफेस का फासला रेडियस है ना, रेडियस तो सेम होता है, तो लिहाजा हर जगह सेम फ्लक्स होगा। तो आपने किसी भी एक पॉइंट पे फ्लक्स बताना है और उस पॉइंट पी पे जो फ्लक्स आपको मालूम करना होगा, तो उस पॉइंट का आपने एरिया लेना है और उस एरिया से परपेंडिकुलरली क्रॉस करने वाला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर लेना है, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है ई डेल ए, यही कहलाता है फ्लक्स कहलाता है बेटा। तो पहले आपने ये सारी बातें पैराग्राफ में कर दी और बोल दिया कि एक चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है और एक पॉइंट पी है जो कितने डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। अच्छा, अब आपने कहा कि पॉइंट पी जो है ना, विच इज़ एट अ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द स्फीयर, electric field intensity does not remain same everywhere on the surface as it varies inversely with the square। आप सरफेस से जितना दूर जाओगे तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के मुताबिक इंटेंसिटी उतना कम होती जाएगी। तो कह रहे हैं कि देयरफॉर वी डिवाइड द होल सरफेस इनटू लार्ज नंबर ऑफ इक्वल एंड स्मॉल फ्लैट सरफेसेस। अब होता क्या है कि देखो, बेसिकली हमने ये करना है कि हमने अपने पूरे सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना। अब उस छोटे हिस्से में से एक हिस्सा हमने कंसीडर करना है डेल ए वाला, ठीक है। अब जब आप इसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दोगे ना, तो अब वो मुख्तलिफ एरियाज़ होंगे, डेल ए वन, डेल ए टू, डेल ए थ्री। तो हमने एक एरिया डेल ए कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो देयरफॉर वी डिवाइड द होल सरफेस इनटू द लार्ज नंबर ऑफ इक्वल एंड स्मॉल फ्लैट सरफेसेस, और फिर ये होगा कि उनको A1, A2, A3 कहा, सच दैट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द ज्योमेट्रिक मीन ओवर एनी फ्लैट सरफेस एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल सरफेसेस। तो अब इन्होंने ये बोला है कि आप जितने छोटे 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 सरफेसेस के हिस्से बनाओगे, उन सब से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर होगा या जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी। असल में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ना, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो लिहाजा अभी इन्होंने ये बात करी है कि जब ये हर तरफ फैलेगी तो हर पॉइंट पे, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह चेंज हो रही है तो उस वजह से वो वेरी कर सकती है। लेकिन जब एक चीज़ वेरी कर रही होती है तो वो ग्रेजुअली वेरी करती है, लेकिन अगर आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हो ना, तो वो वेरिएशन आपको फील नहीं होता, तो आपको वो चीज़ कांस्टेंट ही फील होती है। तो लिहाजा आपने बस ये करना है कि आपने इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में डेल ए में डिवाइड कर देना है, एंड देन आपने एक छोटे हिस्से का फ्लक्स मालूम कर लेना है। तो बाकी तमाम छोटे छोटे हिस्सों का फ्लक्स आप टोटल करके सम कर लोगे, तो पूरे सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स आपको मालूम हो सकता है, क्योंकि पूरे सरफेस से जो फ्लक्स गुजरेगा वही फ्लक्स, वही इंटेंसिटी उस पॉइंट पी पर भी होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने पहले क्या करना है, पहले φ1 φ2 से लेके φn सारे फ्लक्स निकाल लेने, क्योंकि आपने बहुत सारे पार्ट्स में अपने इस स्फीयर को ब्रेक कर दिया है और सबसे अच्छा, अब हर पार्ट से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर हमने लेना है उसको कांस्टेंट लेना है, सही है, हर पार्ट से। क्योंकि अगर आप एक बड़ा एरिया कंसीडर करोगे ना तो वहाँ इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, लेकिन जब आप छोटे छोटे हिस्से की बात करोगे तो वहाँ इंटेंसिटी कांस्टेंट लेके हो जाती है, या वहाँ वो जो वेरिएशन जो चेंज है वो इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा होता, इसलिए हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन एरिया आपने अलग अलग कंसीडर किया, A1 A2 से लेके AN, तो आपने इन तमाम फ्लक्स को टोटल करना है। टोटल करने के बाद सब फ्लक्स जमा हो जाएंगे, और फ्लक्स जब जमा हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि आपने सारे फ्लक्स में से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कॉमन ले लेना है, और कॉमन लेने के बाद तमाम एरिया जो आपने छोटे छोटे एरिया के पीसेस बनाए हुए थे आपने उनको समेशन करके टोटल एरिया बना देना है। तो अब ये टोटल एरिया जो होगा ना आपका, ये पूरे स्फीयर का एरिया होगा, जिसको बोलते हैं 4πr²। तो लिहाजा फ्लक्स क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 4πr², यानी पूरे स्फीयर के एरिया से क्रॉस होने वाला फ्लक्स। तो पूरे एरिया से जो फ्लक्स क्रॉस करेगा वही फ्लक्स पॉइंट पी से भी क्रॉस करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक लाइट बल्ब जलता है, एक सेवर जलता है, वो स्फेरिकल है, तो उसके हर पॉइंट से जो इंटेंसिटी आपको मिलती है वो इक्वली मिलती है, ठीक है। तो लिहाजा अब क्या करना है, आपने यहाँ आने के बाद इसको गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। देखो यहाँ तक आपने गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं किया, तो अब अप्लाई करना है गॉसेस लॉ Q/ε0। आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, E4πr² = Q/ε0।
यहाँ से आपने ई को अलग कर लेना है, तो ई का फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो आप एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई के साथ रख सकते हो और आर स्क्वायर को क्यू के साथ नीचे रख सकते हो, तो ये भी चीज़ हम बदल सकते हैं, इसमें मैंने नहीं किया था। बहरहाल दिस इज द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज मेटेलिक स्फीयर एट अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। तो आपने एक आउटसाइड स्फीयर, एक चार्ज स्फीयर के आउटसाइड एक पॉइंट पी पे आपने फील्ड मालूम करनी थी, तो आपने उस पॉइंट पी को पूरा एक सरफेस कंसीडर कर लिया और उस पूरे सरफेस से क्रॉस होने वाला फ्लक्स आपको मिल गया, तो उस पॉइंट पी का फ्लक्स भी आपको मिल जाएगा। अब क्योंकि फील्ड रेडियली हर तरफ फैलती है, तो लिहाजा पॉइंट टू पॉइंट वो डायरेक्शन की वजह से वेरी कर सकती है, तो लिहाजा आपने हर एरिया को जब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया तो वो वेरिएशन आपको नहीं मिलती, हर पॉइंट पे आपको कांस्टेंट वैल्यू ही महसूस होती है जिसमें वेरिएशन बहुत कम होता है। तो लिहाजा आप जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हो, ठीक है, और उसके बाद फिर आप सबका टोटल सम कर लेते हो, तो आपको टोटल जो फ्लक्स है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, नाउ अब हम बात करते हैं केस बी की। केस बी कहता है, केस बी में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से। आपने एक कंसीडर करनी है शीट, इनफाइनाइट का मतलब एक बहुत बड़ी शीट होगी, एक लार्ज एरिया की शीट होगी जिसके ऊपर चार्ज डिस्पोजिट हुआ होगा। अच्छा, ये जो शीट है ये हम कहते हैं थिन शीट है, ये बारीक शीट है। तो बारीक शीट होने का मतलब ये होता है कि इसके दोनों तरफ आपको फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने इस शीट के सामने स्पेस में एक पॉइंट कंसीडर करना है कि उस पॉइंट पे आपको मालूम करके बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक बोर्ड, एक वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हो, तो आप वो पॉइंट हो और वो वाइट ब्लैक बोर्ड वो शीट है, तो आप पे उस शीट का क्या असर हो रहा है, आप पे वो शीट कितनी फोर्स लगा रही है, आप वो पॉइंट हो मान लो। तो आपने क्या करना है, आपने उस पॉइंट को सिर्फ एक पॉइंट नहीं मानना, बल्कि आपने उस पॉइंट को कंसीडर करना है कि वो एक हाइपोथेटिकल सरफेस पे मौजूद है। अब सरफेस एक क्लोज सरफेस होती है, तो अब आपको या तो यहाँ पे स्फीयर फिक्स करना पड़ेगा, या क्यूब फिक्स करना पड़ेगा, या सिलेंडर फिक्स करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर फिक्स किया है शीट के अंदर, और ऐसे फिक्स किया है, पेयर्स किया है, बीच में से सुराख करके उसके अंदर फंसा दिया, आधा इंडिया में आधा पाकिस्तान में, है ना, इस तरह से। तो लिहाजा अभी क्या होगा कि आधा फ्लक्स इंडिया में जाएगा, आधा फ्लक्स पाकिस्तान में जाएगा। अब ये दोनों, अब जो सिलेंडर के जो दो साइड के फ्लैट फेसेस है ना, आपको दोनों पे मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्ट उस एरिया के साथ परपेंडिकुलर क्रॉस करेगी। तो आपको दिख रहा है ई और ए का जो वेक्टर है वो अलोंग चल रहे हैं, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे, cos 0 1 होता है। तो आपको दोनों एंड पे फ्लैट फेसेस पे फ्लक्स मिलेगा और आप इन दोनों फ्लक्स को टोटल कर लेंगे। तो बेटा एज फ्लैट कह रहे हैं ना, जैसे फ्लैट फेसेस जो है ना वो सेम एरिया के हैं और दोनों एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट हैं ना, शीट से दोनों का बराबर फासला है। सो द फ्लक्सेस फ़ाई1 फ़ाई2 पासिंग थ्रू देम विल आल्सो बी द सेम। अब दोनों साइड के फ्लक्सेस भी सेम होंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, फ़ाई1 और फ़ाई2 की वैल्यू ई डेल ए कॉस थीटा होगी। जब दोनों को प्लस भी किया जाएगा, लेकिन अभी बोला कि कॉस थीटा में थीटा 0 होगा थीटा 0 होने की वजह से मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा आपको यहाँ पे। दोनों फ्लक्सेस को आप ऐड कर लेंगे, दोनों फ्लक्सेस की वैल्यू क्या बनेगी, ई डेल ए cos 0 से cos 0 1, तो ई डेल ए बन जाएगा। दोनों को आप जमा करेंगे, ये बन जाएगा 2 ई डेल ए। अब आप यहाँ गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। अभी तक आपने मैनुअली फ्लक्स मालूम किया, अब आपने गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे तो गॉसेस लॉ का फॉर्मूला है फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर, अच्छा अभी कंपेयर नहीं करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इसके अंदर। देखो, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी की, उसको सिग्मा कहते हैं। ये यहाँ क्यों कराई जा रही है, देखो आप कह रहे हैं कि यहाँ बोला इफ़ सिग्मा का सिंबल है, ये कह रहा है इफ़ सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी पूरे शीट के सरफेस पे जितना चार्ज है। अच्छा, हम यहाँ पूरी शीट नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ उतना हिस्सा कंसीडर करेंगे जिसमें हमने सिलेंडर फंसाया है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सिलेंडर जब फंसा है तो सिलेंडर के अंदर सिलेंडर के बीचों बीच जितना शीट का एरिया आया है, सिर्फ वो वाला एरिया, और उस एरिया में मौजूद चार्ज का हमें काम है, बाकी का हमें काम नहीं है, ठीक है। सो लिहाजा क्या होगा कि सिग्मा का मतलब है कितने एरिया पे कितना चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ से आप क्यू को अलग करेंगे, सिग्मा डेल ए बन जाएगा। तो अब इस क्यू को आप ऊपर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फाई का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा डेल ए बाय एप्सिलॉन नॉट
और अब आप इक्वेशन 2 और 1 को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद आपको ये फार्मूला मिलेगा, यहाँ से ई को अलग कर लेंगे और ए से ए कटेगा, डेल ए से डेल ए, तो आपको फार्मूला मिलेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये फार्मूला उस सूरत में है कि अगर आपके पास एक सिंगल थिन शीट है जिसके दोनों तरफ फ्लक्स मिल रहा है, लेकिन अब इसका तीसरा केस आता है, या वो न्यूमेरिकल या एमसीक्यू में पूछते हैं कि अगर आपके पास दो शीट हैं ऑपोजिटली चार्ज, उन दोनों की वजह से बीच में सेंटर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। तो इस बात को सुन लेना कि अब ये जो हमने डेरिवेशन करा है ये सिंगल शीट की नहीं करा है, तो फॉर्मूले में आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर ये दो शीट का जिक्र करेगा तो आपने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को दो बार लिख देना है प्लस करके, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जब आप उनका प्लस करेंगे तो वो 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बात मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बताई थी। सिंगल शीट है तो नीचे 2 आएगा, और डबल शीट है तो 2 नहीं आएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई के ऊपर वेक्टर आएगा और एक यूनिट वेक्टर आर शो करा देंगे, वेयर आर इज़ द यूनिट वेक्टर, जो कि एक हमारे फेस ऑफ सिलेंडर के साथ साथ चल रहा होगा, सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइल्ड यानी फील्ड है इंटेंसिटी नियर लार्ज थिन शीट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर ये सारा प्रोसीजर हम एक नेगेटिव शीट के लिए करेंगे तो फॉर्मूले में जस्ट माइनस आ जाएगा और यहाँ आपका दूसरा केस कंप्लीट हो जाएगा। आपको दोनों केस की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इस शॉर्ट और लॉन्ग को जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अब इसकी तैयारी कर लेना। अगर कोई बात नहीं समझ आई हो तो पहले कोशिश करना दोबारा रिवाइंड करके सुन लेना। अगर फिर भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा हो तो फिर मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना कि इसमें क्या बात हुई थी, मैं दोबारा आपको इंशाल्लाह वो समझा दूँगा।